Hello everyone, here we are back with the new video, short revision of right to fair compensation and transparency in land acquisition and rehabilitation and resettlement act. इसे लारा भी कहते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो हम लोग इसको शॉर्ट में रिवाइज करेंगे कि इसमें क्या प्लस मतलब आपको इसमें क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं याद रखनी चाहिए, बिकॉज अभी आपके एग्ज़ाम को बहुत समय नहीं बचा है। दैट्स वाई एक शॉर्ट रिवीजन होगा जिससे आपको की पॉइंट्स पता चलेंगे कि आप कैसे इसको कवर अप कर पाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहला आता है इसके अंदर शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ओके, तो इन्होंने कहा है कि ये जो एक्ट है ये कब से लागू होगा, कैसे कैसे होगा, तो ये देखना है अपने को। सबसे पहले तो आप इसको याद रखो कि मतलब इसमें ये पूछ सकते हैं आपको कि ये इसका मीनिंग क्या है। तो आपको देखना है कि इसका कैसे लॉन्ग फॉर्म कैसे आएगा। राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट, ठीक है। और ये कब से लागू होगा, तो ये इसमें लिखा गया, आप देखो इसमें पढ़ोगे आपको तो आपको पता चलेगा कि ये 3 साल के बाद में, मतलब 3 साल में ये एक्ट रूल में आ जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति के 3 मंथ में है, 3 मंथ में इसमें लिखा है इट शॉल कम इन टू फोर्स ऑफ सच एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट सच डेट टाइम विद इन 3 मंथ। मतलब ये जो एक्ट है आप 3 मंथ के अंदर राष्ट्रपति के एसेंट के बाद 3 मंथ के बाद ये एक्ट फोर्स में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड है अप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। अप्लीकेशन ऑफ एक्ट में क्या है कि ये एक्ट कहाँ अप्लाई होगा, कैसे इसको अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें इतना मेनली याद रखो कि अपना ये अप्लाई करना है, मतलब क्या है इसमें देखो, फॉर अ स्ट्रेटेजिक पर्पस रिलेटिंग नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स। मतलब अगर आपको ये ज़मीन लेनी है तो किस तरह से आप ले सकते हो, मतलब आपको किस चीज़ के लिए लेनी है ना। तो जो स्टेट इम्पोर्टेंट वाले, जो नेशनल इम्पोर्टेंस वाले प्रोजेक्ट जो होते हैं, जैसे हाईवे हो गया, नेवल हो गया, मिलिट्री हो गया, इन सब के लिए तो आपको ले ही सकते हो आप सब। तो उसके बाद में इन्होंने दिया है ऑल द एक्टिविटीज़ और आइटम लिस्टेड इन द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग एग्रो प्रोसेसिंग। एग्रो प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट रहा तो वो उसमें भी आप ले सकते हो। प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में आप अगर ज़मीन लगेगी तो आप इस एक्ट के तहत उसकी ज़मीन भी ले सकते हो, मतलब पर्टिकुलर पर्सनस की। उसके बाद में प्रोजेक्ट फॉर वाटर हार्वेस्टिंग, प्रोजेक्ट फॉर ग्राउंड गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आप, इसमें कोई इतना ब्रीफ नहीं है इसमें, मतलब आप किस किस चीज़ों के लिए ज़मीन ले सकती है, तो वो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। उसके बाद में दिया है इन्होंने थोड़ी डेफिनेशंस दी है जो अपने को काम में आ सकती है, तो अपने को उस पर ध्यान रखना है। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कौन होता है, मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट ऑफ अफेक्टेड फैमिलीज। अफेक्टेड फैमिलीज़ के रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट के लिए जो व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अफेक्टेड एरिया मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे अपन लैंड एक्विजिशन करने वाले हैं, ठीक है। अफेक्टेड फैमिली मतलब कौन, जिनकी लैंड अपन ले रहे हैं या फिर वो फैमिली जिनका उस लैंड के ऊपर उधर निर्वाह डिपेंड था, मतलब उस लैंड के ऊपर उन लोग का, मतलब उन लोग का इनकम सोर्स था उस पर, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद में शेड्यूल एंड ट्राइब्स के जो लोग होते हैं, जो लोग जंगलों में रहते हैं तो उनका लाइवलीहुड भी उसके ऊपर डिपेंड रहता है, तो वो लोग, कोई आर्टिसन होंगे वो लोग, ये सब लोगों का मतलब जो लोग उस लैंड पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है वो लोग का कंसेंट इसमें लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में एग्रीकल्चरल लैंड मतलब क्या है, तो आप डेफिनेशन समझ जाइए उसमें अंदर उसमें क्या क्या दिया है, तो इसमें कोई इतना बड़ा बात नहीं है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट लैंड ले रही है वो गवर्नमेंट, ठीक है, और जो लैंड एक्विजिशन करेगी वो, ठीक है। अथॉरिटी मीन्स क्या होता है, अथॉरिटी मीन्स द लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट अथॉरिटी, ठीक है। जो ये सब प्रोसेस पूरी कंप्लीट करेगी उनको अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक। कलेक्टर मीन द कलेक्टर ऑफ द रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, आपको पता है कलेक्टर कौन होता है। एंड इंक्लूड्स डेप्यूटी कमिश्नर एंड एनी ऑफिसर स्पेशली designated by the appropriate government to perform the functions of the collector under this act. कमिश्नर मीन्स क्या होता है, कमिश्नर मीन्स कलेक्टर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन। उसके बाद में आप देख, ये तो सिंपल डेफिनेशन से आपको ये समझ में आ जाएगा, इतना कोई इतना डीप इश्यूज नहीं है इसके अंदर,
ठीक है, क्योंकि अभी अपने पास टाइम बहुत कम है, इसलिए अपने को मेन पॉइंट पे फोकस करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना प्रिपरेशन ऑफ द सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी। मतलब अब देखो अपन किसी मतलब कोई अगर लैंड ले रहे हैं तो उसका सोशली कितना इम्पैक्ट गिरेगा, इसके लिए अपने को सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ती है। और ये कौन करता है कि तो वो ये कौन करता है, ये वही उनके मेंबर, म्यूनसिपालिटी के मेंबर, सारे जो लोग होते हैं वो करते हैं। ठीक है, कि गवर्नमेंट को मेक श्योर करना पड़ता है कि हम लोग किसी भी लैंड को लेने से पहले वहाँ की पब्लिक का पूरी तरह से कंसेंट मतलब ले ले, या फिर उनका रिप्रेजेंटेशन ले ले, ठीक है ना, ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले कि उसमें सच में वो लेना चाहिए ज़मीन की या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसमें आगे कितना प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए सबसे मेन इशूज़ वही होता है कि लैंड एक्विजिशन होता है। समझ गए हो आप लोग। उसके बाद में हम SIA में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को हम लोग सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट क्यों करते हैं ये हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हम लोग करते हैं कि कितना मतलब उसमें क्या क्या होता है, हम लोग को ये पता करना चाहिए। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हम लोग क्यों करते हैं, तो अब ये आपको मैं बताया हूँ कि हम लोग करते हैं इसलिए है कि हम लोग को पब्लिक का पूरा कंसेंट पता होना चाहिए, उनके रिव्यूज़, उनकी राय, ओपिनियन हमको मालूम करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि वो ज़मीन सच में ले जानी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये सब चीज़ें। उसके बाद में SIA में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, उसके अंदर होता है कि पब्लिक पर्पज सर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मिनिमम लैंड हमको लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में होता है कि वो सपोज जो इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है ना, और मतलब इसमें कितना पैसा जाएगा, ओवरऑल कॉस्टिंग भी तो ध्यान में रखनी पड़ेगी ना। अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो और उसमें कॉस्टिंग ही सबसे ज़्यादा चली जा रही है तो फिर क्या मतलब रहा है उस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये आप ब्रॉडली मैं बताया हूँ आपको, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है, तो आप इसको देख के कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद में क्या है, आपको मेनली याद रखना है कि सोशल इम्पैक्ट स्टडी जो होती है ना, वो 6 मंथ में आपको पब्लिश करनी पड़ती है। समझ रहे हो ना, इसने लिखा भी है यहाँ पे, provided further that the appropriate government shall ensure the completion of the social impact assessment study within the period of 6 months from the date of its commencement। ठीक है ना, जब से वो आप लोग मतलब जब से वो स्टार्ट करोगे तो 6 महीने के अंदर हमको वो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का रिपोर्ट देना पड़ता है। समझ रहे हो आप लोग। उसके बाद में देखो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, पब्लिक हियरिंग फॉर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। अब सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए क्या होगा कि आपको पब्लिक का कंसेंट जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको मैक्सिमम पब्लिक आपके इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो मैक्सिमम पब्लिक आपके इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, इसलिए आप लोग क्या करते हैं, एक पब्लिक हियरिंग रखते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करते हैं और वहाँ पे उस टाइम पे उस प्लेस पे सारी पब्लिक जमा होकर अपने अपने ऑब्जेक्शन देती है उस पर। ठीक है, उसके बाद में है स्पेशल 6 पॉइंट है पब्लिकेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी। तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी मतलब क्या होता है, तो इसके लिए तो देखो आप लोग, इसके लिए एक होता है एक्सपर्ट ग्रुप होता है इसके लिए। ठीक है ना, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी के लिए होता है एक्सपर्ट ग्रुप। आपको रुको इसमें कुछ एक चीज़ दिया है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 6 में थोड़ा अलग है। देखो, पब्लिकेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शॉल इंश्योर दैट सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी रिपोर्ट एंड द सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्लान रेफर इन द सबसेक्शन are prepared and made available in the local language at the panchayat, municipality, municipal corporation, district collector, district magistrate, tehsil and all the uploaded in the website of the government। वेदर एनवायरनमेंट, देखो इन लोगों ने, सिंपली मैं बोल देता हूँ, इन लोगों ने क्या बोला है कि जो भी अपनी सोशल SIA जो होगा, SIA जो होगी वो कहाँ पब्लिश होगी। तो उसमें लोग ने दिया है कि वो सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्लान और असेसमेंट स्टडी ये अवेलेबल होएगी लोकल लैंग्वेज में, पंचायत के ऑफिस में, तहसीलदार के ऑफिस में, मामलतदार के ऑफिस में और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में। उसके बाद में आपको पता है कि ये जो सोशल इम्पैक्ट जहाँ पे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी होएगी, तो उसको भी ये उसके मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये करेगी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी, उनको भी ये रिपोर्ट दी जाएगी। उसके बाद में एक और चीज़ है कि सपोज़ जहाँ पे इरिगेशन प्रोजेक्ट में जहाँ पे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी हो रही है, मतलब एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी हो रही है, वहाँ पे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी SIA की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपको याद रखना है। ये हो गया 6 में पब्लिकेशन। उसके बाद में है अप्राइजल ऑफ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बाय द एक्सपर्ट ग्रुप। एक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, तो ये चेक करता है कि SIA जो बनाई गई है वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है कि इसके मेंबर कौन से हैं। तो इसमें होते हैं 2
सोशल साइंटिस्ट होते हैं। सोशल साइंटिस्ट मतलब समाज सेवक, जस्ट लाइक अन्ना हजारे। तो जो लोग जो ये लोग समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। उसके बाद में होता है टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल गवर्नमेंट के 2 लोग होते हैं। उसके बाद में दो लोग होते हैं रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट। उसके बाद में और टेक्निकल एक बंदा होता है टेक्निकल एक्सपर्ट, जिसको प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज होती है, ठीक है। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसी में से एक को चेयरमैन बनाएंगी, ठीक है। तो कौन बनाएंगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट पर क्लियर हो गया। तो एक्सपर्ट ग्रुप का भी आपका इशू सॉल्व हो गया। उसके बाद में 8 पॉइंट देखते हैं हम लोग। एग्जामिनेशन ऑफ द प्रपोजल फॉर लैंड एक्विजिशन एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अब क्या है इसके अंदर, देखो इसके अंदर दिया है experiment of proposal of our land acquisition and social impact assessment report by the appropriate government. There is a legitimate bona fide public purpose for the proposed acquisition. मतलब अगर आप कोई चीज़ एक्वायर कर रहे हो तो उसका लेजिटिमेट रीज़न होना चाहिए, मतलब उसका अल्टरनेट कुछ अवेलेबल नहीं होना चाहिए। मतलब यही एक चीज़ होगा तो मतलब अगर कोई सिंपली वे में आप देके इजीली देकर मतलब इजीली कोई इजीली लैंड अपन मतलब जो लैंड अवेलेबल है वो आप गवर्नमेंट की लैंड है वहाँ पे अगर उसको आप थोड़ा सा लेंदी करके भी अगर वो लैंड अवेलेबल कर पा रहे हो तो इसका ज़रूरत नहीं हो सकता ना। तो एग्जैक्ट मतलब उसका प्रॉपर पर्पज़ ही होना चाहिए, मतलब वो कि यही लैंड चाहिए तो यही लैंड चाहिए, इस टाइप से। द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ, उसमें ये भी देखना चाहिए अपने को कि वो पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है उस चीज़ के। ओनली द मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड उसके लिए लग रहा है तो वो मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड शुड भी एक्वायर होना चाहिए। एंड देर इज अनयूटिलाइज लैंड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या होता है आपने देखा होगा पिछले केसेस में क्या क्या हुआ है, तो लोगों ने कैसे के प्रोजेक्ट के नाम पे कितनी बड़ी बड़ी लैंड ले ली और फिर बाद में बेच दी है। तो आपको वो भी चीज़ याद में रखनी है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम लोग ये सब। ये देखो इसमें इतना गवर्नमेंट मतलब आपको इतना डीपली हर चीज़ के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपको मेनली ब्रॉडली इस चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा कि मेनली ब्रॉडली मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे कैसे शॉर्ट पॉइंट आ सकते हैं, क्योंकि ये 5-10 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, 3-4 मार्क्स के लिए। तो उसके अंदर मेनली आपको ब्रॉड पॉइंट याद होने चाहिए अभी, क्योंकि ये शॉर्ट रिविजन सेशन है तो इसमें सारी चीज़ें तो कवर नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है। एग्जाम्पशन फ्रॉम सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, जहाँ पे मेजर्स अपने प्रोजेक्ट आते हैं, जैसे हाईवे का हो रहा है, टावर एंड प्रोजेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें सोशल SIA काउंट नहीं होता है, वो लोग नहीं करते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। कि प्रोविजन फॉर द फूड सेफ्टी, ये चीज़ याद रखनी है आपको कि आप जो भी लैंड ले रहे हो तो उससे उस डिस्ट्रिक्ट का नेट जोन एरिया कम नहीं होना चाहिए। ऐसे हो रहा होगा तो आपको जो प्रोविज़न दिए हैं इसके अंदर मतलब आपको कुछ बना के देना पड़ेगा, उनको पे करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो आपको अनकल्टिवेटेड लैंड को कल्टिवेट लैंड में लाना पड़ेगा, उसके लिए जो फंड लगेगा या फिर आपको करवा के देना पड़ेगा, वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में आप देखो पब्लिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन एंड पावर ऑफ द ऑफिसर, ठीक है। अब क्या होता है देखो, अगर ये सबका क्या होता है पब्लिकेशन होता है, एक चीज़ में इसको पब्लिश करती है गवर्नमेंट कि हमको ये लैंड चाहिए। गवर्नमेंट सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी को देख के, रिपोर्ट को देख के, उसके बाद में सब देख के एक प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन देता है कि प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन देता है और बोलता है कि हम लोग को यहाँ पे लैंड चाहिए, ये वाली लैंड हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। और ये देख के ये कैसे वो करता है, वो ऑफिशियल गैजेट में देता है, आप नोट कर लीजिए, ऑफिशियल गैजेट में देता है गवर्नमेंट, इन 2 डेली न्यूज़पेपर में देगा, लोकल लैंग्वेज में देगा, पंचायत म्यूनसिपलिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, एंड उनके स्टेट गवर्नमेंट के आप उनके वेबसाइट पे अपलोड करेगा, एंड अफेक्टेड एरियाज़ में भी देगा, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे देखो, उसके बाद में जैसे इन्होंने प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन में दे दिया ये सब चीज़ें, उसके बाद में आप लैंड में वहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करवा सकते हो, ठीक है ना। समझ रहे हो आप लोग। वही आपको सेकंड पॉइंट मतलब उन्होंने दिया है कि उसके बाद में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, उसमें आप इसमें बड़ा लेंदी दिया है कि मैं तो पढ़ के आपको बता रहा हूँ, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा। तो आप ये ब्रॉड व्यू में याद रखो कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। और कहाँ आपको देखना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में देगा, उसके बाद में तो देखो आप यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट कहाँ देगा, ऑफिशियल गैजेट में देगा, 2 डेली न्यूज़पेपर में देगा, लोकल लैंग्वेज में देगा और अपलोड वेबसाइट पे करेगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको देखना है 12 पॉइंट में क्या दिया है, प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ लैंड एंड पावर ऑफ द ऑफिसर टू कैरी आउट सर्वे, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, प्रिलिमिनरी सर्वे होगा लैंड का, ताकि गवर्नमेंट को लैंड के बारे में पता चल सके, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफिसर के पावर मतलब क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफिसर क्या है,
लैंड के अंदर मतलब एंटरिंग करेगा लैंड के ऊपर, टेक द लेवल इन दैट लैंड, सेट आउट द बाउंड्रीज लाइन बाय प्लेसिंग द मार्क लेवल टेकन बाय द बाउंड्रीज एंड लाइन मार्क करेगा एंड द क्लियर एनी पार्ट ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप, अगर कोई स्टैंडिंग क्रॉप वहाँ पे होगा तो वो उसको भी क्लियर करवाएगा वो, ठीक है। ये ऑफिसर का पावर हो जाएगा। पेमेंट ऑफ द डैमेज, मतलब अभी मैं आपको बोला कि ऑफिसर जो भी ऑफिसर रहेगा वो लैंड में घुसेगा, क्लियर करवाएगा, टेनिस स्पीड करेगा, तो लैंड की इन्फॉर्मेशन लेगा, ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन लेगा और कुछ स्टैंडिंग क्रॉप को भी प्लेन करेगा। तो इसमें जो भी कॉस्ट आएगा तो वो उसके लिए उनको पे करेगा, उस कॉस्ट पे करेगा। और वहाँ पे डिस्प्यूट हो गया दोनों के बीच में तो वो उनको डायरेक्ट रेफर कर देगा कलेक्टर के पास में। आपको याद रखना है ये, ठीक है। अब लैब्स ऑफ द सोशल इम्पैक्ट एसेसमेंट स्टडी, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, इसमें सिर्फ इतना याद रखो कि 12 मंथ के अंदर कमिटमेंट, डेट ऑफ कमिटमेंट से देखो 12 मंथ के अंदर अगर आप लेते हो उस रिपोर्ट का सोशल इम्पैक्ट, मतलब 12 मंथ के अंदर एक्सपर्ट ग्रुप के रिपोर्ट के एक्सपर्ट ग्रुप इसको अप्राइज करेगा ना, जो मैं आपको बताया था लास्ट में, उसके अप्राइजल रिपोर्ट के 12 मंथ के अंदर अगर आप करते हो तो ये रहेगा, नहीं करते हो तो ये लैप्स हो जाएगी। इसको आप और 12 मंथ बढ़ा सकते हो स्टेट गवर्नमेंट को राइटिंग में एप्लीकेशन करके, मतलब 12 + 12 24 मंथ तक आप कर सकते हो। दैट्स इट, इसमें इतना ही याद रखने वाली बात है अपने को। उसके बाद में हियरिंग ऑब्जेक्शंस, प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन के 60 डेज के अंदर कलेक्टर को नोटिफिकेशन देना पड़ता है आपको राइटिंग में। कलेक्टर के एवज में कोई भी ऑफिसर आपकी सारी बातें सुनेगा और उसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। इसमें याद रखना है आपको कि हियरिंग ऑब्जेक्शन कितना होता है 60 डेज के अंदर, विदिन 60 डेज, समझ रहा हो ना, विदिन 60 डेज, प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन के विदिन 60 डेज, ठीक है, याद रखो। उसके बाद में है 16 प्रिपरेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट रिपोर्ट। वो कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटर करता है, ओके। तो क्या करेगा, अपॉन पब्लिकेशन ऑफ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन बाय द कलेक्टर, आर्बिटर किसके लिए होता है, रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट के लिए, कंडक्ट करेगा सर्वे। क्या करेगा, सर्वे कंडक्ट करेगा कि वहाँ पे क्या क्या लैंड आ रही है, किस किस लैंड को चाहिए, किन किन ने अपना पर्टिकुलर्स ऑफ द लैंड लाइव, किसने किसने अपना जॉब खोया है, किसने किसने कौन सी पब्लिक यूटिलिटीज़ जा रही है, कौन सी एम्यूनिटीज़ थी वहाँ पे, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ कौन सी थी, और इसके हिसाब से सर्वे करने के बाद में आर्बिट्रेटर जो है प्रिपेयर करेगा एक ड्राफ्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट, ठीक है। अब जो ये ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है इसने, ये कलेक्टर को भेजेगा वो। अब कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्टर रिव्यू करेगा उसको, कलेक्टर रिव्यू करेगा ड्राफ्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट अलॉन्ग विद द रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट कमिटी। ये आपको देगा, ये आपको दिया होगा 17 पॉइंट में, आपको इतना देगा, क्योंकि रिव्यू कौन करेगा, कलेक्टर विद किसके करेगा वो, विद कमीशन, विद किसके, विद कमिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट, ओके। ये कमेटी सेटअप करेंगे, सेटअप हो जाएगी वो, तो उसमें कोई बात नहीं है। कि रिव्यू कौन करेगा, आपको याद रखना है कि कलेक्टर और उसके साथ में कौन रहेगा, अलॉन्ग विद द रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट कमिटी, ओके। अब उसके बाद में क्या है, अप्रूव्ड रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट स्कीम टू बी मेड पब्लिक, द कमिश्नर शॉल कॉज द अप्रूवल रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट स्कीम टू बी मेड अवेलेबल इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द पंचायत। देखो स्कीम को अप्रूव कौन करेगा, रिव्यू कौन करेगा, ये याद रखो, रिव्यू का और अप्रूव का अलग अलग है यार। रिव्यू को कौन करेगा, रिव्यू करेगा कलेक्टर अलॉन्ग विथ रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट कमिटी, और अप्रूव कौन करेगा, कमिश्नर, ठीक है ना, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। बस इतना ही है कि अप्रूव करेगा कमिश्नर, और कहाँ करेगा, उसके बाद में क्या होगा, शाल मेड अवेलेबल इन द लोकल लैंग्वेज, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एज द केस में भी, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब चीज़ों की, ठीक है। उसके बाद में पब्लिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन एंड समरी ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट। अब उसके बाद में देखो पब्लिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन एंड समरी ऑफ रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट, इफ गवर्नमेंट सेटिस्फाइड आफ्टर द रिपोर्ट, अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई होती है रिपोर्ट के बाद में तो उसको पब्लिश कर देती है, ठीक है। उसके बाद में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है यार, कलेक्टर मतलब आप थोड़ा थोड़ा देखो कि कैसे कैसे होता है, तो ठीक है, क्योंकि आप सारी चीज़ें एक साथ में करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एवरी डिक्लेरेशन कैसे होता है, तो आपको देखना है कि ऑफिशियल गैजेट में होगा, 2 न्यूज़पेपर में होगा, उसके बाद में लोकल लैंग्वेज में होगा, अपलोड इन द वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमने पीछे भी देखा है, इन द अफेक्टेड एरियाज, ठीक है। उसके बाद में देखो हम लोग पढ़ते हैं 20
जो देखो कलेक्टर लैंड को मार्क करवाएगा, एक बार वो पब्लिश हो गया तो उसके बाद में कलेक्टर क्या करेगा, मैं तो आपको ब्रॉडली बोल रहा हूँ यार, उसके बाद में कलेक्टर जाएगा लैंड को मार्क करवाएगा, मतलब कौन सी लैंड जाने वाली है वो मार्क करवा देगा, किसी से भी करवाए, चूना से करवाए, किसी भी चीज़ से करवाए, वो तो उसका पर्सनल इशू है ना यार, ठीक है। नोटिस टू द पर्सन इंटरेस्टेड। उसके बाद में कलेक्टर क्या करेगा, कलेक्टर देगा सब बंदों को नोटिस कि जिनको जिनको चाहिए, इनको ये चाहिए, मतलब जिनको चाहिए पैसा, तो वो मेरे पास आओ और पैसा लेके जाओ। वो कैसे, कलेक्टर पब्लिश नोटिस ऑन इस वेबसाइट एंड कन्वीनियंट प्लेस नियर टू द लैंड, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में, जहाँ पे भी होगा, ओके, उनके पास वो नोटिस देगा, वो आप पढ़ लो। उसके बाद में क्या होगा, वो बोलेगा कि जिनको अभी रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट चाहिए वो सारा मतलब पैसे के लिए मेरे पास में आओ, नॉट बीइंग लेस दैन 30 डेज एंड नॉट बीइंग मोर दैन 60 डेज, 30 दिन के अंदर मत आओ और 30 दिन के अंदर मत आओ, ये तो ऐसे बोलेगा वो, नॉट बीइंग अर्लियर दैन 30 डे एंड नॉट मोर दैन 6 मंथ, ओके। तो कैसे, कलेक्टर 30 दिन के पहले नहीं जाना है उसके बाद, और 6 मंथ के बाद भी मत जाना, ठीक है। पैसा क्लेम ऑब्जेक्शन करने के लिए कोई भी अगर, ठीक है। उसके बाद में देखो कलेक्टर को कोई बंदा अगर नहीं मिलता है एड्रेस वाला, इसमें लिखा है लास्ट पॉइंट में, देखो 5th पॉइंट में आपको दिखेगा कि अगर कोई बंदा नहीं मिलता है कलेक्टर को तो उसके लास्ट एड्रेस पे भेजेगा कलेक्टर, और उसके बाद में तो नेशनल न्यूज़पेपर पे भी देगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कि इसके ज़मीन जा रही है, कि कोई अगर ले रहा होगा तो आ जाओ। उसके बाद में 22 पॉइंट नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 23 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में हम लोग आते हैं 24 नंबर के पॉइंट पे। 24 नंबर के पॉइंट में इस एक्ट से, मतलब मैं तो इसको पढ़ लिया हूँ, तो आप थोड़ा देखो, ब्रॉडली मैं आपको दिख रहा हूँ तो आप इसको भी याद रख सकते हो डायरेक्टली। इस एक्ट के 5 साल के पहले अगर अवार्ड दिया गया हो पर कोई फिजिकल पोजीशन नहीं किया है और पूरा कंपनसेशन भी नहीं पे किया है, तो पुराना जो 1984 का जो है, 1994 का जो भी है, 1894 का जो भी है, वो लॉस लैप्स हो जाएगा, ठीक है। और इसमें सेकंड केस वही दी है कि अवार्ड हैज़ बीन मेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड होल्डिंग्स, अवार्ड हैज़ बीन मेड टू द मेजॉरिटी ऑफ लैंड होल्डिंग्स, और पर उनका लैंड होल्डिंग से कंपनसेशन पे नहीं किया गया है। तो अभी से जो नया लागू होगा तो उस केस में भी क्या होगा कि नया जो एक्ट आया है 2013 वाला वही लागू होएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन करने के बाद अवार्ड कितना टाइम में देना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन करने के बाद 12 मंथ में अवार्ड देना चाहिए, ठीक है। और उसको एक्शन कितना कर सकते हैं, बताओ आप। उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 12 मंथ तक, कितना, 12 मंथ तक। देखो यहाँ पे लिखा है अवार्ड शॉट बी मेड विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ एंड विद द पावर विद द कंसर्न ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इट शॉल दे में एक्सटेंड टू द 12 मंथ, मतलब 12 मंथ तक अमाउंट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में देखो डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द कलेक्टर मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन करता है, बाय सेल डेट, वहाँ पे जो खरीदी बिक्री के व्यवहार हो रहे हैं उसके ऊपर से एवरेज प्राइस ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज़। और उसके बाद में थर्ड करता है कि वो, ये जो आप पढ़ लो, उसके बाद में लिखा है उसमें इसका मीनिंग यही है कि पब्लिक और प्राइवेट वालों को पूछता है वो कि सपोज अगर आप होते और आपने उस टाइप में कितना पैसा दिया है, मतलब अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट आ रहा है उन्होंने उस लैंड के लिए कितना पैसा दिया है, उनको भी पूछता है। तो और इन तीनों में से जो भी हायर रहेगा ना वो कलेक्टर मार्केट प्राइस, वो उनका मार्केट प्राइस कलेक्टर डिसाइड करता है, ठीक है ना। इसमें दिया है कंसिडर्ड अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन एग्रीड अपॉन द सबसेक्शन ऑफ द टू इन केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी ने जितना पैसा दिया होगा ना किसी प्रोजेक्ट को, मतलब उसी सिमिलर टाइप के एरिया में लैंड एक्वायर करने के लिए, तो वो अमाउंट होता है वो, ठीक है। और इन तीनों में से जो हाईएस्ट होगा ना वो लोग मार्केट वैल्यू काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में लिखा है, उसके बाद में देख लो, ये एक पॉइंट है उसमें आप थोड़ा देख सकते हो कि अगर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं मिलती है, मतलब उन लोग को मार्केट वैल्यू नहीं मिलती है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, ये आप लिख लो कहीं पे। स्टेट गवर्नमेंट उस एरिया में एक जहाँ जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे एक फ्लोर प्राइस डिसाइड करेगा और मिनिमम प्राइस पर यूनिट एरिया उसके भी देगा, मतलब फ्लोर प्राइस कौन डिसाइड करेगा, कुछ नहीं मिलता है तो फ्लोर प्राइस और एक गवर्नमेंट मिनिमम फ्लोर प्राइस स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, उसके हिसाब से फिर पेमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो 27 नंबर का है, देख उसमें आप एक चीज़ याद रख लो, अभी ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं पे। शेड्यूल 1 जो होता है ना, शेड्यूल 1 उसके हिसाब से जो रेट डिसाइड होते हैं ये आपको लास्ट में मिलेगा इसके। तो शेड्यूल 1 में आपको देख लो
कि उसमें उसमें प्राइस मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं ये बोला गया है। तो मार्केट प्राइस कैसे मार्केट वैल्यू को डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि वो एरिया अर्बन एरिया में आ रहा है कि रीजनल रूरल में आ रहा है या अंडर मतलब कौन से सेमी अर्बन में आ रहा है, ठीक है ना। तो उसमें देखो आप अर्बन के लिए 1 से मल्टीप्लाई करने का, रूरल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करने का, और ऐसा एरिया जो रीजनल प्लान में है पर डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा नहीं है पर रीजनल प्लान का हिस्सा है, मतलब सेमी अर्बन में है वो, तो डेवलपमेंट में नहीं है पर रीजनल प्लान में ज़रूर है, उसके लिए 1.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, इतना याद रखो, कहीं भी लिख लो। उसके बाद में सोलिटियम जो अमाउंट होता है ना वो 100% पे करते हैं अपन, 100%, याद रखो, मार्केट वैल्यू के, ठीक है, मतलब डबल कर देता है डायरेक्ट उसको, ठीक है। सोलिटियम मतलब क्या होता है, एक भावनात्मक, मेरी ज़मीन जा रही है तो मेरा सब कुछ जा रहा है, तो उसके लिए वो भावनात्मक भी एक वैल्यू होती है ना, उसको बोलते हैं सोलिटियम। तो समझ गया आपको। उसके बाद में 27 देखो, डिटरमाइन अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, ठीक है। ये पता करता है कलेक्टर, लैंड और एसेट को जोड़कर कितना पे करना है ना, ये वो पता करता है, ठीक है। उसके बाद में 28 नंबर एक पैरामीटर टू बी कंसिडर्ड बाय कलेक्टर इन डिटरमिनेशन ऑफ द अवार्ड, ठीक है। अवार्ड के लिए वो कौन से पैरामीटर डिसाइड करता है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड, उसके बाद में डैमेज बिकॉज ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप्स, ठीक है ना। उसके बाद में है वो भी देखता है कि पर्सन को अपना रेसिडेंस चेंज करना पड़ेगा, तो ठीक है ना। उसके बाद में इसमें तो इतना हार्ड नहीं है, तो मैं आपको जस्ट और बता रहा, एलिमिनेशन ऑफ द प्रॉफिट, मतलब अगर उसका दुकान होगा वहाँ पे और उसको दुकान चेंज करना पड़ा होगा तो वो भी चीज़ आएगी, ठीक है। एनी ग्राउंड ऑफ इक्वलिटी एंड जस्टिस पे भी उसको, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर उसका अन्याय नहीं होना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं मेनली ब्रॉड पॉइंट आपको समझा दिया हूँ, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यूज अटैच टू द लैंड और बिल्डिंग, कलेक्टर यूज सर्विस ऑफ द, मतलब अब उसके लैंड को जो अटैच होगी चीज़ें उसकी वैल्यू करने के लिए क्या करेगा, अब लैंड की वैल्यू पता करनी है तो एक सर्विस ऑफ कॉम्पिटेंट इंजीनियर की सर्विस लेगा। कॉम्पिटेंट इंजीनियर मतलब जिसको लैंड के बारे में पता है, जिसको सब चीज़ों के बारे में, बिल्डिंग के वैल्यूज़ के बारे में पता है, उसकी हेल्प लेगा कलेक्टर। उसके बाद में ट्रीज़ और प्लांट के लिए कलेक्टर को किसकी हेल्प लेगा, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की हेल्प लेगा। उसके बाद में स्टैंडिंग क्रॉप के इन्फॉर्मेशन के लिए किसी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की हेल्प लेगा मार्केट वैल्यू पता करने के लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में 13 पॉइंट है अवार्ड ऑफ सोलिटियम। सोलिटियम मतलब इतना याद रखना है कि सोलिटियम मतलब होता है कि भावनात्मक प्राइस वो आपको देनी पड़ती है और वो होती है 100% ऑफ द मार्केट वैल्यू। देखो गाइज 30 पॉइंट्स मैं इसमें कवर कर दिया हूँ, नेक्स्ट पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये PDF सामने रख के और मैं आपको जैसे जैसे बोला हूँ ये आपको माइंड में रख के या फिर लिख के आपको इसको याद करना है। आपको यही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएगी ब्रॉडली, ठीक है। थैंक यू।